हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी पैकिंग के बारे में, जहाँ हमने सीखा था कि कैसे हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं। पहले हमने एक वन डायमेंशन लेयर बनाई थी, फिर हमने वन डायमेंशन लेयर को यूज करके दो तरह की टू डायमेंशन लेयर बनाई थी, एक हेक्सागोनल और एक क्लोज पैक्ड। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि हम उन दोनों लेयर्स को यूज करके भी थ्री डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। तो पहले हमने स्क्वायर क्लोज पैक यूज किया था, उसमें हमने एक तो ए टाइप बनाया था जिससे आपका सिंपल क्यूबिक बना था, और एक एबीएबी टाइप अरेंजमेंट किया था जिससे बीसीसी बना था। नेक्स्ट फिर हमने यूज करना शुरू की थी हेक्सागोनल लेयर्स। कौन सी लेयर्स? हेक्सागोनल लेयर्स। हमने देखा था कि जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं तो हमारे पास दो तरह की वॉइड्स बनती हैं। एक कौन सी होती है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरी कौन सी होती है बताओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सही है। तो मैंने आपको सिखाई दिया टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनती है, जब तीन एटम्स के बीच वाले स्पेस को एक फोर्थ एटम ऑक्यूपाई करता है, तो जो वॉइड बनती है उसे हम कौन सी वॉइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती थी? यहां पर तीन एटम्स होंगे नीचे और तीन एटम्स होंगे ऊपर, और ध्यान क्या देना है कि तीनों के सेंटर को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेंगे उनके अपेक्स क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊं तो ट्राइंगल का अपेक्स इधर आएगा, अगर मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊं तो ट्राइंगल का अपेक्स इधर आएगा ना। तो इस तरह से जो इन तीनों के बीच का जो स्पेस मर्ज होगा, वो जो वॉइड बनेगी उसे हम कौन से वॉइड बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लास्ट चीज मैंने आपको भी सिखाई थी कि अगर एक पैकिंग के अंदर n एटम्स हैं, इफ देयर आर n एटम्स इन अ पैकिंग, तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं? 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? n। सही है। तो यहां तक लास्ट क्लास हमने बात कर ली थी। अभी हम आगे चल के जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो मैं वहां पे आपको इनकी लोकेशन भी सिखाऊंगा। हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन की बात करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं और देखो, सिंस अब मेरे पास जब मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखी तो दो तरह की वॉइड जनरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, प्लेसिंग द थर्ड लेयर, placing the third layer over the second layer। तो थर्ड लेयर के ऊपर अब आप सेकेंड लेयर रखने वाले हो। सही है। इसमें भी पहला केस, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर सेकेंड लेयर रखते ही दो तरह की वॉइड जनरेट हो गई। तो जब आप थर्ड लेयर रखोगे तो या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करोगे सारी, या फिर आप क्या करोगे? सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करोगे। तो लिखे फर्स्ट covering all the tetrahedral voids। ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो? कवर कर। ध्यान रखना, कवर कर रहे हो, ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करोगे? कवर करोगे। तो बहुत ध्यान से देखना। तो इसका 3D अरेंजमेंट बनाऊं। ये मेरे पास तीन एटम्स हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे इनके ऊपर एक फोर्थ एटम आएगा, तो जो फोर्थ एटम आएगा ठीक है, ये फोर्थ एटम यहां आएगा। देखो इस, तो 1 2 3 4 ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रल बनाएंगे। तो देखो यहां जो टेट्राहेड्रल बनी ये उसको ऊपर से कवर कर रहा है। भाई टेट्राहेड्रल का जो गैप होगा, जो स्पेस होगा, वो यहां पर होगा, तो ये एटम इसको ऊपर से कवर कर रहा है। सेम ऐसे ही एक और एटम होगा जो इसको इधर नीचे से कवर कर रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है ये दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं? इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो देखो, अगर इस लेयर को मैं नाम दे दूं A, तो बताओ ये लेयर क्या बनेगी? B। ये लेयर क्या बनेगी? A बनेगा। दिखाई नहीं दे रहा ना? चलो थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। बताओ अभी हम जो पैकिंग कर रहे हैं, हम उसमें कौन सी लेयर यूज कर रहे हैं? स्क्वायर लेयर या फिर हेक्सागोनल लेयर? हेक्सागोनल लेयर यूज कर रहे हैं। स्क्वायर तो हमने यूज कर ली थी जहां से हमारा सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना था। ठीक है, देखते जाओ, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, बस समझते हुए चलो। तो मैं क्या करता हूं, अब एक हेक्सागोनल लेयर बनाता हूं। तो ये एक हेक्सागोनल लेयर के तीन एटम्स हैं। कौन से तीन एटम्स हैं वो मैं आपको साइड में आके दिखाऊंगा। यहां बनाऊंगा तो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ये आपके पास एक हेक्सागोनल लेयर है मान लो,
ठीक, तो देखो ये हेक्सागोनल लेयर बन रही है, इस एटम के चारों तरफ के एटम्स मिलकर हेक्सागन बना रहे हैं। तो ये 3 एटम्स मान लो, फ्रंट वाले 3 एटम्स हैं सिर्फ, बाकी 4 को मैं हटा रहा हूं, तो देखो शक्ल ऐसी हो जाएगी, सेम हो गई ना। तो ये एक हेक्सागोनल लेयर के 3 एटम्स हैं। अब इसके ऊपर मैं एक हेक्सागोनल लेयर रखूंगा, बहुत ध्यान से देखना, तो थोड़ी 3D स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। देखो एक हेक्सागोनल लेयर है, इन सबके सेंटर में हेक्सागन बनेगा। ये इस हेक्सागोनल लेयर का सेंट्रल एटम है, ये ब्लू वाला। अब आप देखो, जैसे ही मैं इस लेयर को इसके ऊपर स्टैक करूंगा, ये एटम देखो इस टेट्राहेड्रल को कवर कर लेगा। सेम ऐसे ही नीचे भी एक लेयर होगी, जो नीचे वाली लेयर होगी उसके भी सेंटर एटम को हम ब्लू कलर से बना देते हैं, कुछ इस तरह से। बाकी आपकी लेयर कंप्लीट करें, देखो आप, तो फिर से आप देखो, ये जो इस लेयर का ये जो सेंट्रल एटम है, देखो ये इस वॉइड को इधर नीचे से कवर कर रहा होगा। तो दोनों साइड से टेट्राहेड्रल वॉइड को आपने क्या कर लिया है, कवर कर लिया। तो हमने ये तो शुरू किया था कि हम अब जो थर्ड लेयर रख रहे हैं, देखो ये थी फर्स्ट लेयर, ये थी सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जब कंबाइन हुआ है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रही है। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड को हम थर्ड वॉइड लेयर से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे। अब आप देखो, जब हम सारी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं तो इस तरह की पैकिंग बन रही है। और इस तरह की पैकिंग को अगर मैं बनाऊं, मैं सेंटर्स मिलाऊं सबके, तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ऊपर क्या बना है, एक हेक्सागन। बचाओ नीचे भी क्या बनेगा, एक हेक्सागन बनेगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से नहीं बना, ठीक से बना लेंगे हम। ऊपर एक हेक्सागन बन रहा है, नीचे एक हेक्सागन बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को आप रेप्लिकेट करो, देखो यहां पर सही है। सेम ऐसे ही हेक्सागन नीचे भी बनेगा, इनकी प्रोजेक्शंस ले लो, उसी पर हम हेक्सागन बना लेंगे अपना अगला भी। तो देखो इस तरह से यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, सिमिलरली यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये ऊपर वाला हेक्सागन, नीचे वाला हेक्सागन। और ये जो 3 एटम्स होंगे, बताओ ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इनसाइड दिस हेक्सागन होंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम बोलते हैं HCP यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, HCP यूनिट सेल बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है आपका, और इसको हम प्यार से कौन सा यूनिट सेल बुलाते हैं, HCP यूनिट सेल बुलाते हैं। बोला, यहां तक बात समझ में आती है। तो कैसे बना, अब आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इतना सा कि 3 डायमेंशन में अगर आप A B अगर आप 3 डायमेंशन में AB टाइप स्ट्रक्चर करते हो, AB टाइप अरेंजमेंट बनाते हो, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, उससे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, HCP स्ट्रक्चर बनेगी। और उससे यूनिट सेल बनेगा, उसे हम कौन सा यूनिट सेल बोलेंगे, HCP यूनिट सेल बोलेंगे। अब हमें क्या काम करना है, इस HCP यूनिट सेल को एनालाइज करना है। तो देखो करते हैं। देखो एक चीज देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो हर हेक्सागन के कॉर्नर पर एक एटम है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, लाइक दिस होगा। और उसके अलावा ये 3 एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे निकालना है कि एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, ये एक कॉर्नर एटम कितने हेक्सागन्स का पार्ट होगा। सोचो, ध्यान से देखना, मैं इस हेक्सागन की बात कर रहा हूं, ये एक एटम है, ये हेक्सागन पास हो रहा है। बताओ हेक्सागन का ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बताओ एक प्लेन में टोटल एंगल कितना हो सकता है, 360 डिग्री। बताओ एक प्लेन में, समझ रहे हो ना, ये ऐसा एक स्फीयर बना, तो इस एक प्लेन में टोटल कितना हेक्सागन आ सकते हैं, 3। ये 120, ये 120 और ये 120। तो ये तो इस प्लेन में होगा।
इसका आधा हिस्सा दूसरे प्लेन में कवर होगा। तो देखो 3 हेक्सागन नीचे आएंगे, 3 हेक्सागन ऊपर आएंगे। एक हेक्सागन का जो कॉर्नर एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/6 कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि इसको पूरा कवर करने के लिए आपको टोटल कितने यूनिट सेल चाहिए होंगे, 6। 3 नीचे वाले प्लेन में और 3 ऊपर वाले प्लेन में। आप चाहो मैं आपको इसका 3D पिक्चर भी बना के दिखा सकता हूं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये बने आपके 3 हेक्सागन। बनाओ हेक्सागन, देखो एक हेक्सागन ये बनेगा, दूसरा हेक्सागन ये बनेगा और तीसरा हेक्सागन ये बनेगा। ठीक है, ये तो वे नीचे वाले। अब इनके ऊपर वाले हेक्सागन भी बनेंगे, समझ रहे हो? सबको बना लो। ऐसे 3 हेक्सागन क्या बनेंगे ऊपर भी। तो ये जो एटम्स होगा 3 हेक्सागन नीचे वाले और 3 हेक्सागन ऊपर वालों का क्या होगा, पार्ट होगा। इसलिए कॉर्नर एटम कितना होता है, 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, ये जो आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर से बना है, सारे येलो से, तो मैं इनको रेड कर रहा हूं। ये एटम, ये एटम और ये एटम, दीज आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। सही है? तब अगर ये कंप्लीट द इनसाइड यूनिट सेल है तो इनको मैं पूरा काउंट करूंगा। तो पूरा अगर मैं काउंट करूंगा तो बताओ यहां पर अगर मैं निकालूं इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल इन HCP स्ट्रक्चर, तो देखो हर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/6 इंटू कितने कॉर्नर एटम, कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा, प्लस अब आप देखो कितना एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 बोलोगा। ठीक, कुछ मिस्टेक की क्या मैंने? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। अभी आप देखो हम एक एटम तो खा ही गए, ये बीच वाला, ये कहां गया, है ना? जो सेंटर वाला एटम है ब्लू, इसको फेस के सेंटर पे बिठाओ। आप जानते हो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। ठीक, तो प्लस 1/2 इंटू, बताओ फेस सेंटर आइटम कितना है, 2 होगा। तो ये हो गए सारे कॉर्नर वाले, ये हो गए इनसाइड यूनिट सेल वाले, और ये हो गए आपके फेस सेंटर वाले। काउंट करो, 2 + 3 + 1, बताओ Z की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इस तरह से जो आपका HCP यूनिट सेल बनता है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6। तो याद करो, सिंपल क्यूबिक में कितने थे, 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने थे, 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने थे, 4, और अब HCP यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। सही है, ये निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कितना आसान है, आप इस सेंटर वाले एटम को देख लो। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस कितनी होती हैं, 2r। कैसे होगी 2r? भाई देखो आप, मतलब अभी अपन प्रूव कर लेंगे आगे चलकर। डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, देखो जैसे ये सेंटर वाला आइटम है, तो इस पीछे वाले को टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा। जब इन सबको टच कर रहा है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ कितने आने वाली है, 2r। सेम ऐसे ये इन सबको भी टच कर रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे लाके स्टैक करूंगा तो ये सेंटर एटम इन तीनों को भी टच कर रहा होगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर इसके सेंटर की डिस्टेंस भी कितने आने वाली है, 2r। ये तीनों भी सेम डिस्टेंस। सेम ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर एक और यूनिट सेल होगा, और उसके भी जो तीनों इनसाइड यूनिट सेल वाले एटम्स होंगे वो भी इसको टच कर रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? बताओ इस तरह से ये फेस सेंटर का एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स को टच कर रहा है। मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी कितना होगा, 12। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर कंपेयर कर सकते हो। बताओ सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6, BCC का कितना था, 8, FCC का कितना था, 12, और HCP का भी कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। समझ रहे हो? तो HCP और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। इवन दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आप ये कॉपी करो,
दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, HCP यूनिट सेल में Z4 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, सॉरी Z6 होता है, मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो Z6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो फटाफट से आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए भाई हमने फॉर्मूला सीखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, सही है, डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। बताओ HCP के लिए Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, डिवाइडेड बाय अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। तो बताएं वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो वापस से एक बार हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाते हैं, काम चलाओ। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो इतना आसान थोड़ी ना है वो दिखता है। चलो खैर ये आसान है, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो इसलिए हम बात करते हैं, मुझे इस हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका सिंपल सा तरीका है कि आप एरिया ऑफ बेस निकाल लो और एरिया ऑफ बेस को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट से, सही है। ये जो हाइट आ रही है आपके पास, इस हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पर आओ, ये आपका हेक्सागन है, ये जो हेक्सागन बन रहा है नीचे वाला वो इसी लेयर से बन रहा होगा। तो देखो इस लेयर में सारे एटम को टच कर रहे हैं इस तरह से, तो टच कर रहे हैं, तो ये जो फ्रंट एटम्स टच कर रहे होंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। ऐसे ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2r 2r 2r, सही है। आप सेंटर वाले एटम के सेंटर को इससे मैच करो तो देखो ये डिस्टेंस भी 2r, बताओ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2r होगी, सही है ना। इस सेंटर सेंटर एटम की डिस्टेंस किसी भी एटम से निकाल लो, सराउंडिंग सारी कितनी आएंगी, 2r। तो ये बन गया आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताओ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a²। तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकालूं तो बताओ इस बेस में ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेंगे। तो बताओ इस बेस का एरिया कितना होगा, ये होगा 6 इंटू √3/4 इंटू, बताओ एक ही जगह क्या लिखूंगा, 2r² बनेगा ना। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, बताओ एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, 6√3r²। वेरी सिंपल। नाउ अब क्या बची है आपके पास, हाइट। तो आपको इस यूनिट सेल की हाइट और कैलकुलेट करनी है। तो वैसे तो क्या है, देखो सब जगह हाइट रटवा देते हैं, लेकिन मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं कि एक्चुअली हाइट कितनी आएगी। ये क्वेश्चन एक बार जेईई में पहले पूछा भी जा चुका है, तो वहां पर उससे पहले तो जनरली लोग करवाते ही नहीं थे, है ना। तो हाइट क्या है, कैसे डिराइव करोगे, थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ी सी मैथ्स है। ऑल्दो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देना। ये जो हेक्सागन बन रहा है वो इस लोअर लेयर से बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लोअर लेयर को इस अपर लेयर को देखो, आप दिख रही है आपको साफ साफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, कलर यूज करता हूं मैं व्हाइट। मैं इस एटम का सेंटर ले रहा हूं, मैं इस एटम का सेंटर ले रहा हूं, और मैं इस सेंटर वाले एटम का भी सेंटर ले रहा हूं। इनसे एक ट्राइंगल बनेगा। ये जो एटम है, ये वाला एटम, ये देखो एग्जैक्टली इनके सेंटर पे लाई कर रहा होगा। इनको मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा उसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा। दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं इसी डायग्राम को यहां बना रहा हूं। मेरे पास 3 एटम्स हैं, कुछ ऐसे बना लेता हूं, छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा लिया है, ये वाला,
ठीक है, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r, ये भी कितना होगा 2r, ये भी कितना होगा 2r। क्लियर? अब देखो बताओ ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो मैं इस एंगल का बाइसेक्टर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बाइसेक्टर। अभी मैं ऊपर वाले एटम को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं, नीचे नीचे खेल रहा हूं। तो मैं ये इसके सेंटर को इससे मैच करूं तो ये तो सारे ही लोग जानते हैं कि ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। बोलो होगा? इसको नाम देता हूं O, इसको नाम देता हूं A, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर, तो ये कितना होगा B। देखो ये परपेंडिकुलर इस साइड को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो बताओ ये लेंथ कितनी आ गई? R आ गई। यहां पे आप फॉर्मूला लगाओ cos 30 का। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? cos 30। तो बताओ cos 30 क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हो गया R और हाइपोटेन्यूज हो गया OA। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। आप यहां से OA की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 2r/√3। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो हमारे पास OA की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? 2r/√3। अब इस OA को मैं यूज करूंगा, तो मेरे हिसाब से ये सारा काम सिलेबस से कॉपी कर लो, क्योंकि मैं अब वहीं से डायग्राम वापस रेप्लिकेट करवाने वाला हूं। तो यहां तक पहुंचो, फिर उसके बाद हम इसकी आगे कंटिन्यू करते हैं चीजें। हो गया? चलो, तो देखो अपन ने हाइट निकाल, मतलब ये वाला वो निकाल लिया है पॉइंट। अब देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं सब क्या है कहानी वापस से। चले देखें ध्यान से, मैं वापस से इसी यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। तो मैंने ट्राइंगल्स को अगर वापस बनाऊं तो मेरा जो ट्राइंगल बना था वो ये था, ठीक है। मैंने मान लो ये वाला एटम है, इस एटम, तो इस एटम को मैं यहां बना रहा हूं। इस एटम से यहां सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल लिए OA, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोल रहा हूं O, इसको बोल रहा हूं A, और OA की वैल्यू है आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो 3 एटम्स थे उनके ऊपर जब ये 4th एटम रखा जाएगा तो देखो ये एटम और ये एटम तो एक दूसरे को टच कर रहा होगा डायगोनली। तो इस डिस्टेंस को मैं कितना बोलूंगा? 2r। समझ रहे हो? लेकिन ये एटम इन तीनों के बीच में वॉइड पे रखा जाएगा। तो अब मैं इस डायग्राम को यहां से हटा के कुछ ऐसा बनाता हूं ताकि आपको और ढंग से क्लियर हो चीजें, कि मेरे पास यहां पर टोटल 3 एटम्स हैं। ये एटम और ये एटम टच कर रहे होंगे। ये जो एटम आएगा ये इनके बीच वाले स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा। मतलब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर से इस एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये चीज 2r नहीं होगी। 2r तक क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी जब ये एटम यहां बीच में आएगा तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो ये डिस्टेंस 2r है और मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं, और ये डिस्टेंस मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ये वाली। तो ध्यान से देखना, ये मेरी ऊपर वाली लेयर के इस एटम का सेंटर है, ये चीज मुझे निकालनी है, ठीक। और ये चीज किसके इक्वल होगी? देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी h/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? h/2। मतलब अगर मुझे इस यूनिट सेल का हाइट निकालना है, वो जो हाइट होगा वो इस डिस्टेंस का जस्ट डबल होगा। तो मान लो इस डिस्टेंस को c बोल रहा हूं। बताओ ये कुछ बोले, मैं इसको नाम दे दो, क्या OAB हो गया ना, तो इसको हम नाम देते हैं x। जो h होगा वो HOX की डबल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस। समझ रहे हो ना यहाँ तक? तो बस हो गया गेम। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो 3 अलग डिस्टेंस, इसलिए मैं 3 अलग कलर यूज कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पर ये दोनों ऐसे टच कर रहे होंगे तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई? 2r। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता है, ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री, ठीक है। देखो ना एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आएगा, इसके सेंटर को यहाँ इसके सेंटर से मिलाओगे तो, ठीक। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा? इन ट्राइंगल AOX अगर आप बात करो तो देखो ये इसका क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? इसका बेस। तो आप क्या लिख सकते हो? AX² इज इक्वल्स टू AO² प्लस XO² बनेगा। बताओ AX की वैल्यू कितनी हो गई? 2r² इज इक्वल्स टू AO कितना हो गया? ये रहा 2r/√3² प्लस साथ में क्या बनेगा? XO²। इसको आप सॉल्व करो तो बताओ XO²
चलो x स्क्वायर रख लो, ये कितना बनेगा 4r स्क्वायर, ये इधर गया तो क्या बनेगा -4r स्क्वायर बाय 3 बनेगा। देखो यहां से 4r स्क्वायर तो आ गया कॉमन, और इनटू कितना बन जाएगा 2/3 बोल बनेगा। ये तो आई XO स्क्वायर की वैल्यू। अगर ये XO स्क्वायर की वैल्यू है तो बताओ यहां से दोनों साइड रूट ले लो, तो XO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू √2/3r। बोलो क्या है आपको समझ में आता है? अगर आपको ये समझ में आता है कि XO की वैल्यू 2√2/3r है, तो ये बनाना पड़ सकता है। तो बताओ हमने क्या बोला, हाइट ऑफ यूनिट सेल जो होगी वो ट्वाइस ऑफ होगी OX, यानी 2 इंटू √2/3r बाहर है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो यहां से आप कह सकते हो कि एक हेक्सागोनल यूनिट सेल जो होगा उसकी हाइट कितनी आएगी 4r इंटू √2/3। इसे आप डायरेक्टली ध्यान रखें, डिराइव तो मैंने करवा दिया है, आपको सिखा भी दिया है, लेकिन बार बार ये करने की जरूरत नहीं। आप याद रखें किसी भी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है 4r इंटू √2/3 होती है। कर सकते हो, समझ में आया? चलो कॉपी करो, हमारे पास एरिया आ चुका है, हाइट आ चुकी है। अब हम वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल निकाल सकते हैं, और उससे क्या निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो फटाफट से आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो हाइट आ गई, एरिया आ गया, दोनों आ गए। अब हम यहां से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, हो सकता है वैसे कई लोगों को डाउट हो कि एंगल OX 90 डिग्री कैसे आएगा। आराम से 3 बॉल्स लें, उसके ऊपर 4th बॉल रखें। घर में बॉल्स तो होंगी, आपके नहीं है तो खरीद लेना 5-5 वाली प्लास्टिक की बॉल्स। 3 बॉल रखना, 4th बॉल उसके ऊपर रखना। देखना कि ऊपर वाली बॉल का सेंटर और नीचे वालों की 3 जो बॉल्स हैं उनके बीच का स्पेस जो है उसका सेंटर मिलाओगे तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनना, कुछ बन ही नहीं सकता। वर्टिकल रखा हुआ है ना यार, वो 90 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों बॉल्स के बीच का स्पेस और इसको मिलाओगे तो ये डिस्टेंस होगी, और डायगोनली दोनों दूसरे को टच कर रहे होंगे तो वो डिस्टेंस 2r होगी। ठीक है, खैर ये सब बातें छोड़े, इसका एक्सट्रैक्ट इतना सा है कि आपको ये वैल्यू याद रखनी है। चलो अब अपनी कॉपी उठाओ और देखो उसके अंदर बताओ पैकिंग फ्रैक्शन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कितना 6 इंटू 4/3πr³ अपॉन, बताओ वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। तो एरिया कितना आया था हमारा, कितना आया था देखो 6√3a स्क्वायर ना, 6√3a स्क्वायर बाय 4। टोटल कितना आ रहा था 6√3r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था अपना एरिया। इनटू बताओ हाइट कितनी आ गई 4r इंटू √2/3 आ गया। तब से देखो r³ से r³ कैंसिल, ऊपर 6 से 6 कैंसिल। इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आती है 0.74। कितनी आ रही है 0.74। बताओ ये वैल्यू पहले किसी के लिए आई थी? हाँ, FCC यूनिट सेल के लिए। कहने का मतलब यहां पर भी जो आपका परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस होगा, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस वो कितना होगा 74% होगा। बताओ अगर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इतना है तो बताओ वॉइड स्पेस कितना होगा 26% होगा। कहने का मतलब FCC और HCP दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है। दोनों ही इक्वली पैक्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो बस आपको छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब जो एक्सट्रैक्ट है इस टॉपिक का जो आपने पढ़ा वो सिर्फ इतना सा है कि हम HCP और CCP को कंपेयर कर सकते हैं। आगे चल के दोबारा करेंगे। बताओ HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6, CCP में कितने होते हैं 4। सॉरी CCP बोल रहा हूं, FCC। ठीक, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यहां भी 12, यहां भी 12। ठीक है, अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, इसका भी 74% और इसका भी क्या होता है 74%। तो आप इस तरह से इन तीनों को कंपेयर कर सकते हो। तीनों में Z अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास एक तरीका, जब हम 3 डायमेंशन में AB टाइप अरेंजमेंट शो करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, HCP। ध्यान दें, हमने टॉपिक आज शुरू क्या किया था कि हम सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे। तो आप ये कॉपी करो, फिर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर
और देखते हैं उससे हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है। चलो फिर आप डालो सेकेंड हेडिंग, कवरिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कवरिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अभी तक हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर की थी, अब हम क्या करेंगे, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे। ठीक है, देखो कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमें फिर से क्या बनाने पड़ेंगे, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। पहले आप क्या करो, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाओ। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है। तो मैंने आपको सिखाया, जब एक लेयर के 3 एटम्स के बीच के स्पेस को कौन कवर करते हैं, दूसरी लेयर के 3 एटम्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब इनको मैच करवाओगे इनके सेंटर्स को, जो ट्राइंगल बनता है वो क्या बनना चाहिए, अपोजिट एपेक्स वाले बनने चाहिए। तो देखो जब इन दोनों के बीच का ये दोनों मर्ज होंगे, एक के ऊपर एक रखे जाएंगे, तो जो बीच में स्पेस बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एटम इधर से कवर करेगा, इधर से। अगेन मैं बोल रहा हूं कवर, ऑक्यूपाई नहीं बोल रहा हूं। ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ बीच में आके बैठेगा, ऑक्यूपाई अभी नहीं कर रहा, ऑक्यूपाई आगे करवाएंगे। अभी तो हम दोनों साइड से वॉइड्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो देखो इधर से एक हेक्सागोनल लेयर बनेगी, ये उसका सेंटर एटम है। ठीक है, तो देखो जो ब्लू वाला सेंटर एटम है ये इसको इधर से कवर करेंगे। सेम ऐसे ही ऊपर भी एक लेयर बनेगी आपकी, देखो ये एटम इसको इधर से कवर करेगा, ये एटम इधर से कवर करेगा, और इस तरह से आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस लेयर को नाम दूं ए, तो बताओ ये लेयर ए होगी या नहीं, डिफरेंट है। ये लेयर क्या होगी, बी। बोलोगा, बताओ ये लेयर और ये लेयर सेम है क्या, नहीं है। इस लेयर में ट्राइंगल का अपेक्स उधर बन रहा है, जबकि इस लेयर में ट्राइंगल का अपेक्स इधर बन रहा है। तो ये कौन सी लेयर हो गई, सी। अब बताओ ये लेयर वापस से कौन सी आ गई, सेम है। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आप 3 डायमेंशन में एबीसी टाइप अरेंजमेंट को रिपीट करोगे तो आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, यहां से स्ट्रक्चर जनरेट होती है एफसीसी। कौन सी होती है, एफसीसी, या फिर आप इसे प्यार से सीसीपी भी बुलाते हो, वेयर सीसीपी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। रुको रुको, बता रहा हूं कैसे आएगी, चिंता मत करो, सब बताऊंगा मैं आपको। बट पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी थ्योरेटिकली, अभी विजुअलाइज भी कर लेते हैं, कि अगर आप 3 डायमेंशन में एबीसी टाइप अरेंजमेंट रिपीट करते हो तो आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, एफसीसी, जिसे हम प्यार से और क्या बुला सकते हैं, सीसीपी। तो अगर एबी टाइप करते हो, देखो वापस आओ इधर, ये इसीलिए रखा हुआ था मैंने आपके लिए। अगर आप एबी टाइप अरेंजमेंट करते हो तो कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, एचसीपी। और अगर आप 3 डायमेंशन में एबीसी टाइप स्ट्रक्चर जनरेट करते हो तो कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, एफसीसी, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, सीसीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अरेंजमेंट से कौन से स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए, मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐसे टॉपिक्स को उठा लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे बढ़े, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे हुआ। तो कैसे हुआ उसके लिए आपको फिर से एक और नया डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो नया डायग्राम क्या है, मैं इस लेयर का ये सेंटर वाला आइटम उठा रहा हूं, मैंने इसको ब्लू से बनाया है तो मैं इसको भी ब्लू से ही बना लेता हूं। ठीक है, तो इस लेयर का सेंटर एटम है और अब इसी के अलोंग हम सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, मैं ये दूसरी लेयर बना रहा हूं येलो कलर से ही, तो ध्यान से देखना, ये इस लेयर का एक एटम, ठीक, ये इस लेयर के फिर बैक वाले एटम्स और ये उसके भी पीछे वाला एटम। ठीक है,
तो पूरा अगर करोगे तो हेक्सागोनल लेयर बनेगी, मैंने उसका एक पार्ट उठा लिया है ऐसे। तो देखो ये एटम ये एटम ये एटम मिलके एक ऑक्टाइल वायर बना रहा हूँ मैं। ये चाहो तो इधर से देख लो, ये वाला एटम और ये पीछे वाला एटम, कैसे भी देख लो आपकी मर्जी। फिर इसके ऊपर लेयर बनाऊंगा ये वाली लेयर। तो ये वाली लेयर में क्या होगा देखो, ठीक है, इसी लेयर का जस्ट अपोजिट इधर कर लो बस, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों का अपेक्स इधर और इन तीनों का अपेक्स कहाँ होगा, ये वाला पीछे वाला, ये वाला, इन तीनों का अपेक्स कहाँ होगा, पीछे की तरफ। ये जब मर्ज होंगे तो बताओ यहाँ पे कौन सी वॉइड बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही रखो और फिर वापस से इस लेयर का सेंट्रल एटम, जिसको मैं वापस से इसी कलर से बना लेता हूं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मैच करोगे सेंटर्स को। किसको, देखो इसको आप मैच करोगे किससे, इस वाले एटम से, इस वाले एटम से और इस वाले एटम से, ठीक है। तो डायमेंशंस एग्जैक्ट सेम नहीं आएंगी, लेकिन आप देख सकते हो यहां से एक स्क्वायर बनेगा। फिर आप मैच करोगे किसको, इस एटम को, ये आपके पीछे वाले इन दो एटम्स को, इन्हीं को ले लो, इन दो एटम्स को, और इस लेयर का जो सबसे पीछे वाला एटम है उसको। ठीक है, यहां से जब आप मैच करना शुरू करोगे तो देखो एक क्यूब बनेगा, पीछे से पीछे वाले एटम को मैच करोगे, इसको, ठीक है। तो यहाँ कचरा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं करते हैं। मैं इसका एक और आपको दूसरा व्यू दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरी पिक्चर बड़ी आसानी से क्लियर होगी। कैसे, वापस से आए यहाँ, क्योंकि यार इससे आपको दिखता नहीं, पहले मुझे ये बनाना जरूरी था। तो अभी आप सिर्फ इतना, ये लाइनें मत बनाना, ठीक है, इतना बना के रख लो। आप बनाना चाहो तो बना लेना, वरना कोई इशू नहीं है। ये डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा एज इट इज, लेकिन जब मैं अगला बना रहा हूं वो नहीं मिलेगा, तो वो आप ध्यान से देखना। इस एटम को मैंने यहाँ एज इट इज रखा है, इनको क्या है, एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोड मतलब सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक से पिक्चर दिखाई दे। देखो इस एटम को, इस पीछे वाला एटम को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये पीछे वाला एटम है इसी का, इसका फ्रंट वाला एटम है, ये साइड वाले बीच वाले दो एटम है, और ये बिल्कुल कॉर्नर वाले एटम्स हैं, ठीक है ना। ये 6 एक साथ, तो इनको इस तरह से हटा दिया। सेम काम इस वाली लेयर के लिए भी किया मैंने। ये जो एटम है पीछे वाला, ये पीछे वाला एटम हो गया, ये आपका फ्रंट वाला एटम है, ठीक है, ये बैक वाले एटम्स हैं दोनों, और ये इधर ये वाला एटम्स है, ठीक है। चाहो तो एक लेन में बना लो इनको आप ऐसे, इस तरह। और फिर ये आपका वापस से नीचे वाला एटम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप इनको मैच करना शुरू करें। तो देखो इसका सेंटर, ये कॉर्नर और ये, इनको आप मिलाओ, सही है। इसी तरह आप क्या करोगे, ये वाला एटम, इनको थोड़ा और दूर कर लो, थोड़ा पास कर लो इनको, ठीक है। ये एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनको मिलाओ तो एक स्क्वायर ये बन रहा है। अब इन सबको आप मिलाना शुरू कर दो। कैसे, देखो कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा इधर आ गया, बट चलो आप कर ही लोगे इसको। तो इसको मिलाओ इससे, ऐसे, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चीज़ों को, बस विजुलाइज हो जाए एक बार आपको। इसको मिलाओ इससे, इसको मिलाओगे इससे, इसको मिलाओगे इससे, और जो पीछे वाला आइटम है उसको मिलाओगे इससे। तो आप देखो ये एक साइड वाला फेस देख रहे हो, इसके ऊपर एक आइटम, ये ऊपर वाला फेस, ये वाला उस पर एक एटम, ये इधर पीछे वाला फेस उस पर एक एटम, ये इधर वाला फ्रंट फेस उस पर एक एटम, ये नीचे वाला बॉटम फेस इसके ऊपर एक एटम। तो इस तरह से क्या होगा, हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है क्यूब के, और साथ में हर फेस के सेंटर पर भी क्या है आपका एटम प्रेजेंट। तो आपको सब बनाना नहीं है, याद नहीं रखना है। मुझे पता है थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो गया यहाँ पर, है ना, थोड़ा ठीक से आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है,
क्या मैं इसके लिए कुछ और कर सकता हूँ आपके लिए? एक बार रुको, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर बन जाए कुछ डायग्राम। तो वैसे पॉसिबिलिटीज तो बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद तो आपको मेरी भावनाएं समझनी है सिर्फ। देखो ये वाले को हमने इससे मिलाया, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ये था। और इसको मिलाओ इससे, तो कलर दूसरा यूज करते हैं। चलो इसके लिए ब्लू कलर यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो देखो ये ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से मिला, तो क्यूब का पीछे वाला एज बनेगा। इधर से क्या बनेंगे? आपके फ्रंट वाले एज बनेंगे सारे, ठीक। तो ये फ्रंट वाला एज हो गया, फिर इसको इससे मिलाओगे, इधर इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, तो ये पीछे वाले और एज बन जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि डायमेंशंस पूरे सही नहीं आए। तो ये एक क्यूब का फेस ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्यूब का फेस, और सबको मिलाओगे तो ये पूरा क्यूब बना। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हर फेस के ऊपर एक सेंटर, हर फेस के सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट है। बताओ क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? 6। तो देखो 1 2 3, ये 3 नीचे वाले फेस सेंटर वाले, 1 2 3, ये 3 वाले। तो इस तरह से ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अगर मैं एग्जैक्टली दिखाना चाहूं तो। कॉर्नर एटम्स, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉर्नर एटम्स हैं, इनको मैं ब्लू से शेड कर देता हूं अब, तब शायद आपको और ठीक से पिक्चर दिख जाएगी। सही है, ये सब तो हो गए कॉर्नर एटम्स जो मैंने यहाँ ब्लू कलर से बना दिए। सही है, और ये जो रेड रेड बचे जिनको मैं येलो से शेड कर रहा हूं, ये सारे कौन से एटम्स हैं? फेस। तो ये वाला है ऊपर वाले फेस का, ये वाला है इधर पीछे वाले फेस का, ये जो पीछे वाला फेस है इधर, ठीक है। जैसे ये वाला है इस वाले फेस का, ये 3 एटम्स तो ये हो गए। ऐसे ही ये वाला है इस नीचे वाले फेस का, ये वाला है इस वाले फेस का, और जो दूसरा वाला है वो उस पीछे वाले फेस का, सॉरी फ्रंट वाले फेस का, ये वाला। तो इस तरह से देखो ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये डायग्राम्स आपको दिखाने के लिए है, लोगों को विजुलाइज नहीं होता कि यार ये FCC में कैसे कन्वर्ट हो गया। HCP तो दिख जाता है लेकिन FCC नहीं दिखता है। तो आई होप मेरी कोशिश कामयाब रही होगी आपको समझाने में कि कैसे ABC टाइप अरेंजमेंट से FCC स्ट्रक्चर जनरेट होती है। तो बड़े आराम से इसे बनाएं, और इसके बनाने के बाद अब मैं आपको समराइज कर रहा हूं चीजें जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। क्लियर? कॉपी करो, लेक्चर को समराइज करते हैं और फिनिश करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा हर लेक्चर की सारी चीजें याद नहीं रखनी होती। हमने समझा सब कुछ है, देखा सब कुछ है, अब बात करते हैं हमको याद क्या क्या रखना है। तो देखो मैंने आपको चीज सिखाई थी कि हम लोग लेयर्स बनाते हैं, 1D लेयर बनाते हैं, 2D लेयर। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि 2D लेयर कितने तरह की होती है। तो जो आपकी 2D लेयर्स थी वो 2 तरह की लेयर बनाई थी हमने। एक तो हमने बनाई थी स्क्वायर लेयर या स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ठीक, और दूसरी कौन सी बनाई थी बताओ हमने? हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर कैसी थी? जिसमें एक लेयर एग्जैक्टली दूसरी लेयर से ऐसे मैच कर रही थी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप के हो गए आपके ये। अब इसमें आपको काम भी देने वाला हूं, कुछ चिंता मत करो। और हेक्सागोनल लेयर कैसी थी? जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंशिएट कर रही थी। सेकेंड लेयर के एटम्स फर्स्ट लेयर की कैप्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, लाइक दिस। जब आप सेंटर्स को मैच करते हो तो आपके पास क्या बनता है? एक हेक्सागन। ठीक है, आपको एक काम करना है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेट्स सी आप ये कर पाते हो नहीं। आपको 2 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है स्क्वायर लेयर का और हेक्सागोनल लेयर का। आसान काम है, ध्यान देना। 2 डायमेंशन में हिंट दे देता हूं, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम होता है, जबकि 2 डायमेंशन में सिर्फ क्या होता है? एरिया। तो अगर आप यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाओगे तो वो आएगा एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो दिमाग लगाएं, सॉल्व करें, देखते हैं आप इस चीज को कर पाते हो या फिर नहीं।
ठीक है, तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब जनरेट होती है? जब सारी लेयर सेम होती हैं। और हेक्सागोनल कब बनती है? जब लेयर्स कौन सी होंगी? ए बी टाइप, है ना, 2 डायमेंशन में। चलो फिर इनको हम 3 डायमेंशन में लेकर चलते हैं। 3 डायमेंशन में जब आप लेयर्स की स्टैकिंग करते हो तो एक तो आप स्क्वायर लेयर यूज करोगे और दूसरी आप कौन सी लेयर्स यूज करोगे? हेक्सागोनल लेयर्स यूज करोगे। सही है। स्क्वायर में मैंने आपको सिखाया था, स्क्वायर में आप 2 पैटर्न्स अरेंज करते हो, एक ए टाइप, उससे बनता है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कौन सा बनता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। वहीं अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेकर ए बी टाइप अरेंजमेंट बनाते हो तो उससे आपकी कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है? BCC, दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सही, आ गया हो। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में मैंने आपको चीज सिखाई, आप 2 तरह का अरेंजमेंट करते हो, एक ए बी टाइप। कौन सा? ए बी टाइप। बताओ ए बी टाइप से कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है? HCP यूनिट सेल बनता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप ए बी टाइप अरेंजमेंट करते हो तो आप बताओ कौन सी वॉइड्स को कवर करते हो? सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड। ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आप ABC जब आप अरेंजमेंट करते हो तो उससे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? CCP को हम और क्या बोलते हैं? FCC। तो FCC बोल दो, CCP बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा बताओ, यहां कौन सी वॉइड्स कवर होती हैं? यहां पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर होती है। बोलो, क्या यह याद रखना बहुत बड़ी बात है आपके लिए? नहीं ना। तो इतनी सी चीज तो आपको पैकिंग से याद रखनी है। दूसरा, आपने जो यूनिट सेल्स बनाई हैं अलग अलग यूनिट सेल्स आपने बनाई है, बहुत बढ़िया, स्टंट मार रहा है, देखो ये भी है। तो उनके लिए आपको बस कंपैरिजन आना चाहिए। तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहां पर तो हम लिख लेते हैं यूनिट सेल, यहां लिख लेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। बताओ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z कितना होता है? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था? भूल गए? 52.4%। बताओ नेक्स्ट कौन था? BCC। एटम्स कितने होंगे? इफेक्टिवली 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 8 और पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 68%। नेक्स्ट इज FCC या फिर CCP। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74%। एंड लास्ट इज योर HCP। Number of atoms 6, coordination number 12, packing fraction is 74%. तो बताओ हाईएस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? FCC और HCP दोनों की ही पैकिंग क्या होती है? सेम होती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है? सेम, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं? डिफर करते हैं। तब आप सोचो, पिछले 2 लेक्चर से आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से सिर्फ याद रखने की चीजें इतनी सी है, बाकी तो सब विजुअलाइजेशन था। चलो अच्छा, एक और छोटी चीज रह गई, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला ना कि अगर देयर आर n एटम्स इन अ पैकिंग, तो बताओ अगर हम वहां से n एटम्स से पैकिंग है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? 2n। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? n। तो ये एक फ्रेम जितना में लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक FCC स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को विजुलाइज करते हैं। अभी एक लेक्चर और आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, एक लेक्चर भी नहीं, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर से हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।